एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे अभी हैं। क्या? बोर्स एटॉमिक मॉडल। बोर्स एटॉमिक मॉडल जस्ट 2 मिनट में मैं रिवाइज कर देता हूँ इसको, अब तक जो किया है बोर्स मॉडल में, ताकि आज जो नए लोग जुड़े हैं, आज 1-2 लोग नए भी हैं, वो भी पिकअप कर लेंगे। बोर्स एटॉमिक मॉडल में न्यूक्लियस के अराउंड इस तरह के सर्कुलर ऑर्बिट होते हैं जिसको स्टेशनरी ऑर्बिट कहते हैं, और स्टेशनरी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन में रिवॉल्व करता है, और इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम जिसको कैपिटल L से डिनोट करते हैं, ये m इंटू वी इंटू आर होता है, जहाँ पे m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, v स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन है, r ये रेडियस है, v इसका स्पीड है, और m मास है। ये इंटीग्रल मल्टीपल होता है एक कांस्टेंट के h/2π, जहाँ पे h प्लैंक्स कांस्टेंट है। n ऑर्बिट नंबर है, यहाँ पे n = 1 है, n = 2, इसको ऑर्बिट नंबर कहते हैं। और फिर इलेक्ट्रॉन पे लगने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या था? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इलेक्ट्रॉन पे जो न्यूक्लियस, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या था? kZe²/r², और ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर था। ये एक इक्वेशन और ये दूसरा इक्वेशन, यही दोनों इक्वेशन बोर्स मॉडल की जान है। इलेक्ट्रॉन पे अंदर की तरफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, जो कि ये वाला टर्म है, और बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, जो mv²/r होता है। और ये दोनों फोर्स बैलेंस होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन एक फिक्स्ड रेडियस के ऑर्बिट में घूम रहा होता है। और इसी से हमने डिराइव किया था रेडियस का एक्सप्रेशन। हमने क्या किया था? हमने यहाँ से v को उठा के और इसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया था, तो वहाँ से ये सब हमने कर रखा है, जस्ट मैं रिवाइज कर रहा हूँ। रेडियस का एक्सप्रेशन आया था, रेडियस = आया था एक कांस्टेंट इंटू n²/z, जहाँ पे ये a0 0.529 एंगस्ट्रॉम होता है, और 1 एंगस्ट्रॉम तो आपको पता ही है 10⁻⁻10 मीटर को कहते हैं। n ऑर्बिट नंबर है और z क्या है? एटॉमिक नंबर है। एटॉमिक स्ट्रक्चर जब हम कंप्लीट कर लेंगे तो आपको इस तरह के कुल 9 इक्वेशन ऐसे बनेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर में। लास्ट में उन सब को एक पेज पे फेयर में अपने नोट में कहीं पे कंसंट्रेट कर देंगे। एटॉमिक स्ट्रक्चर में फार्मूला याद रखना ज़रूरी है, क्योंकि आप देख रहे हो ये फार्मूले डिराइव होते समय बड़े खतरनाक होते हैं, बड़े डेंजरस होते हैं, लेकिन जब डिराइव हो जाता है तो सिंपल होता है। तो इसको याद रखना है डायरेक्ट यूज करने के लिए। बोर रेडियस का इक्वेशन आपसे पूछा जाएगा कि बोर रेडियस निकालो, फर्स्ट बोर रेडियस, सेकंड बोर रेडियस, थर्ड बोर रेडियस डिटरमाइन करो। समझ गए? आपने 1-2 कैलकुलेट भी किया था, एक फिर से कैलकुलेट कर देते हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं कि अगर हमसे पूछा जाए कि डिटरमिन
डिटरमिन फिफ्थ बोर रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो 1 मिनट में हम सॉल्व कर देंगे। फिफ्थ बोर रेडियस का मतलब n इज इक्वल टू 5, तो फिफ्थ सर्किल का रेडियस बताना है अपने को। तो क्या करेंगे, हम कहेंगे R5 फिफ्थ रेडियस इज इक्वल टू A0 n स्क्वायर बाय z। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो ये हो जाएगा A0, n है 5, तो 5 का स्क्वायर अपॉन 1 कितना हो जाएगा 25 A0। A0 का वैल्यू रख देंगे, सो इट विल बी 25 इंटू 0.529 एंगस्ट्रॉम। अब देखो, इसके बाद थोड़ा होशियार भी होना है। एक बच्चा इसको मल्टीप्लाई करने लगेगा, एक बच्चा देखेगा अच्छा ये 0.5 से थोड़ा ही तो ज़्यादा है, यानी कि इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 का हाफ, देखो 0.5 1/2 होता है ना, तो ये 1/2 से थोड़ा 0.5 से थोड़ा ज़्यादा है, यानी कि इसका जो प्रोडक्ट होगा वो 12.5 से थोड़ा ज़्यादा होगा, 12.5 से थोड़ा ज़्यादा होगा, करके देख लेना अराउंड 14 एंगस्ट्रॉम के आसपास आ जाएगा, 13 14 कुछ आ जाएगा। अब ऑप्शंस जो होंगे, आपके सामने ऑप्शन होगा ABCD, तो ऑप्शंस जो होंगे वो इसके आसपास का एक ही होगा, ऐसा नहीं होगा 13.5 भी है, 14 भी है, 14.5 भी है, ऐसे ऑप्शन नहीं होते हैं। इतना गैप होता है कि जो स्मार्ट बच्चा रहेगा वो पकड़ लेगा कि अब इसके बाद क्या करना है। यहाँ तक तो मैंने बता रखे हैं आपको, अब इसके आगे लेट्स मूव अहेड। अब बोर्स मॉडल में आगे बढ़ने के लिए बोर्स मॉडल का एक लिमिटेशन यहाँ पे पहले हमें ऐड करना पड़ेगा। एक लिमिटेशन, वैसे तो हम लिमिटेशन बाद में देखते हैं, लेकिन एक लिमिटेशन यहीं पे आगे बढ़ने के लिए बताना पड़ेगा पहले। एक लिमिटेशन यहाँ पे पहले देखो, इट इज applicable to one electron system only। ये सिर्फ उन्हीं सिस्टम में अप्लाई होगा जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन हो, क्योंकि जो हमने डेरिवेशन किया है, ध्यान से सुनना, हमने जो डेरिवेशन किया है उसमें हमने माना है कि यहाँ पे न्यूक्लियस है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, और एक ही इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से अट्रैक्ट हो रहा है। अगर यहाँ पे और इलेक्ट्रॉन रखोगे तो इसका भी न्यूक्लियस से अट्रैक्शन होगा, और तब वो फार्मूला सब फेल कर जाएगा जो फार्मूला हमने डिराइव किया है। तो ये मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन में ये थ्योरी अप्लाई नहीं होता। तो पॉइंट है कि 1 इलेक्ट्रॉन तो सिर्फ हाइड्रोजन के पास हो सकता है, नहीं, 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम देखो क्या क्या हो सकता है। 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम क्या क्या हो सकता है, हाइड्रोजन तो है ही, हाइड्रोजन तो है ही। अब इसके बाद अच्छा ये तो मालूम है ना कि किसी न्यूट्रल एटम से एक इलेक्ट्रॉन अगर किसी न्यूट्रल एटम से अगर हम एक इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं तो जो बनता है वो कैटायन होता है। 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो +2 चार्ज हो जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो +3 चार्ज हो जाएगा। अब देखो इस हिसाब से He+, ये भी हो गया 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। हीलियम होता है हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2, तो न्यूट्रल हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन, तो He+ के पास 1 इलेक्ट्रॉन, 1 निकाल दिया। अब ये हो गया 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, इस पे बोर मॉडल अप्लाई होने लगेगा। लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3, न्यूट्रल लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन, तो 2 अगर निकाल दें तो इस पे +2 आ जाएगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम बन जाएगा। सबसे पहले ये पहचानना है कि किस पे बोर मॉडल लगेगा, समझ रहे हैं ना। और इसी तरह से आगे बढ़ते जा सकते हो। बेरिलियम +3 में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, और आगे बढ़ते जाओ जिसमें चाहो लगा लो Na+10। अब देखो सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 11,
इसका मतलब न्यूट्रल सोडियम के पास होता है 11 इलेक्ट्रॉन, 10 निकाल दिया तो +10 आ गया, रह कितना गया 1 इलेक्ट्रॉन। तो बोर मॉडल इज एप्लीकेबल टू 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम ओनली। अगर ये आपने समझ लिया तो अब रेडियस पे एक आध और बात कर सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए which Bohr's radius of Be plus 3 is equal to second Bohr's radius of हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम का सेकेंड बोर रेडियस बेरिलियम आयन के किस बोर रेडियस के इक्वल होगा? क्या करना है? हम लिखेंगे R2 फॉर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का सेकेंड बोर रेडियस, रेडियस का एक्सप्रेशन A0 n²/z। हाइड्रोजन के लिए Z1 एटॉमिक नंबर 1, n की वैल्यू 2 यहाँ दे रखा है, ये क्या हो जाएगा A0 2/2/1, सो इट इज 4A0। ये तो हो गया हाइड्रोजन का सेकेंड बोर रेडियस। पूछा है यही बोर रेडियस बेरिलियम आयन के अंदर कौन से ऑर्बिट का होगा? ऑर्बिट नंबर तो Rn अननोन है फॉर Be plus 3 क्या हो जाएगा A0 n²/4। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 होता है, जानते हो ना? शुरू के 10 एलिमेंट का एटॉमिक नंबर तो याद ही रहना चाहिए। हाइड्रोजन 1, हीलियम 2, लिथियम 3, बेरिलियम 4, बोरन 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9 एंड नियॉन 10। इतना तो बिल्कुल एकदम याद रहना चाहिए, ये तो बचपन से याद आता है। ये आ गया, एंड दैट मस्ट बी इक्वल टू 4A0। इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए? ये वाला। तो यहाँ से सिंप्लीफाई करो, A0 गया, n² हो गया कितना 16, सो n इज इक्वल टू 4। क्या सीखा? बेरिलियम का फोर्थ बोर रेडियस हाइड्रोजन के सेकेंड बोर रेडियस के बराबर होगा। अच्छा एक बार आप ट्राई करो फिर से। Which Bohr radius of Be plus 3 is same as third Bohr radius of हाइड्रोजन? हाइड्रोजन का थर्ड बोर रेडियस बेरिलियम के कौन से बोर रेडियस के बराबर है? आंसर करो फटाफट, बिल्कुल आसान है। Any answer? नेहा ने 9 बताया, न्यायमूर्ति ने 6 बताया, गौरव ने 6 बताया। 6 करेक्ट है, 9 नहीं, 6 होगा। चेक करो फिर से। सिक्स, ये तो इजी है।
Which Bohr radius of beryllium ion is same as the third Bohr radius of hydrogen? अब R3 of hydrogen, R3 of hydrogen 6, ठीक है, R3 of hydrogen क्या हो जाएगा? A नॉट n स्क्वायर, 3 का स्क्वायर अपॉन Z1, सो इट इज 9A नॉट. अब यही चाहिए अपने को बेरिलियम में, तो Rn ऑफ Be प्लस 3 इज इक्वल टू A नॉट n स्क्वायर बाय 4 विच इज 9A नॉट. A नॉट गया, सो n स्क्वायर इज इक्वल टू 9 4 जा 36, सो n इज इक्वल टू 6. ये तो सिंपल है. तो बोर रेडियस स्टेशनरी ऑर्बिट का मैनिपुलेट करने आया. आ गया ना. नेक्स्ट, अब आ जाओ स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन. अगले प्रॉपर्टी पे चलें. स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, नाइन स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन. अब जरा क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम वाला एक्सप्रेशन देखो क्या था. क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम वाला एक्सप्रेशन था mvr इज इक्वल टू nh बाई 2 पाई, था ना. कैन वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम इज एप्लीकेबल टू 118 इलेक्ट्रॉन. किसी में लगा दो, बस सिर्फ क्या चाहिए, उसके अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, बाकी सब निकाल दो. 118 एटॉमिक नंबर है तो उस पर चार्ज आ जाएगा 117 प्लस, एक इलेक्ट्रॉन रह जाएगा. ये है क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम वाला इक्वेशन. देखो फिर से यूज करने जा रहे हैं. यहाँ से अगर हम सेपरेट करें एक्सप्रेशन फॉर v, तो क्या आ जाएगा? v इज इक्वल टू हो जाएगा NH अपॉन 2 पाई, NH अपॉन 2 पाई mr. और r के लिए एक्सप्रेशन पीछे से रख दो. r के लिए एक्सप्रेशन जो भी अभी सॉल्व किया है वो रख दो. NH अपॉन 2 पाई m, r क्या है? A नॉट n स्क्वायर बाय z. देखना, ये r की वैल्यू रख दिया मैंने. यहाँ से एक n कैंसिल कर दो, z चला जाएगा न्यूमरेटर में. क्या बचेगा? एक्सप्रेशन बचेगा h अपॉन 2 पाई m a नॉट, 2 पाई m a नॉट z अपॉन n. अब ध्यान से देखो, ये ग्रीन ब्रैकेट के अंदर जो क्वांटिटी है सब कांस्टेंट है. h प्लैंक्स कांस्टेंट, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट, a नॉट कांस्टेंट 0.529 एंगस्ट्रॉम, ये सब कांस्टेंट है. अगर ये सब कांस्टेंट है तो ये ब्रैकेट के अंदर वाला पूरा क्वांटिटी क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा. और अगर ये कांस्टेंट हो जाएगा तो स्पीड का इक्वेशन क्या बन गया? स्पीड का इक्वेशन हो गया v नॉट, सॉरी v नॉट, उस कांस्टेंट को v नॉट बोलेंगे, v नॉट इंटू z अपॉन n. और ये v नॉट एक कांस्टेंट है. इस v नॉट की वैल्यू याद रखना है 2.18 इंटू 10 का पावर 6 मीटर पर सेकेंड. ये देखो आ गया इक्वेशन ऑफ स्पीड. स्पीड का इक्वेशन आ गया. आ गया कि नहीं? अगर हम
z इज इक्वल टू 1 रखें तो कौन से एटम की बात कर रहे हैं? हाइड्रोजन की। n इज इक्वल टू 1 रख दें, कौन सी ऑर्बिट की बात कर रहे हैं? फर्स्ट ऑर्बिट की। अगर ऐसा करें तो बताओ ये v इज इक्वल टू वी नॉट हो जाएगा कि नहीं? क्योंकि z1 n1 विच इज़ 2.18 इंटू 10 का पावर 6 मीटर पर सेकेंड। तो बेसिकली ये है क्या? ये जो कांस्टेंट है ये हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का स्पीड है। इट इज स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन। समझ में आया बच्चों को? स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन है इन द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। डन? आगे चलें? पक्का? चलो। अब कुछ स्पीड का कैलकुलेशन करो। तो यहां से देखो, स्पीड का ऑर्बिट नंबर के साथ क्या रिलेशन है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी कि किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन का स्पीड मैक्सिमम कब होगा? फर्स्ट ऑर्बिट में होगा कि नहीं? जब n का वैल्यू मिनिमम होगा। ये इस बात में थोड़ा थियोरिटिकल दम है, इसलिए इसको जरा 2 लाइन लिख सकते हैं। स्पीड इज inversely related to n, therefore electron moves at highest speed in first orbit and as we move away from nucleus, speed decreases. Also, this speed is directly proportional to Z atomic number. तो अगर आपसे कहा जाए कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, इन सब के स्पीड इन फर्स्ट ऑर्बिट का ऑर्डर बताओ, यानी कि सभी के फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन के स्पीड को कंपेयर करना है, तो मिनिमम स्पीड किस में होगा? हाइड्रोजन में, क्योंकि इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड। सो मिनिमम स्पीड हाइड्रोजन में, फिर हीलियम में, फिर लिथियम में, फिर बेरिलियम में। स्पीड का एटॉमिक नंबर के साथ डायरेक्ट रिलेशन है और ऑर्बिट नंबर के साथ इनवर्स का रिलेशन है। समझा ना? सर हाइड्रोजन का मैक्सिमम होगा ना? तो कैलकुलेशन एक आध करेंगे। सर हाइड्रोजन डिटरमिन स्पीड ऑफ सर इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का मैक्सिमम होगा ना स्पीड? इलेक्ट्रॉन in the third orbit of helium ion। हीलियम आयन के थर्ड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का स्पीड जल्दी से निकाल के बताओ।
हाइड्रोजन का स्पीड मैक्सिमम होगा? नहीं। यहाँ देखो क्या है, ऐश्वर्या कह रही है हाइड्रोजन का स्पीड मैक्सिमम होगा। यहाँ देखो क्या है, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z। हाइड्रोजन का z 1 होता है। अगर हम z की बात करें तो इसका z 4 होगा, इसका 3 होगा, इसका 2 होगा, इसका 1 होगा। तो जिसका सबसे कम होगा उसका स्पीड सबसे कम होगा ना। थर्ड ऑर्बिट में हीलियम आयन के थर्ड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का स्पीड मालूम करना। तो स्पीड का इक्वेशन क्या है? और बोलो जल्दी। स्पीड इज v नॉट z अपॉन n। v नॉट के टर्म में ही पहले निकाल लो। z का वैल्यू 2, n का वैल्यू 3, 2/3। सो v नॉट इज 2.18 इंटू 10 का पावर 6 इंटू 2/3 मीटर पर सेकेंड। कितना हो जाएगा? 218 2 436 डिवाइडेड बाई 3। ये हो जाएगा 4.36 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 10 का पावर 6। 3 1 जा 3, 1 4 3, 3 4 जा 12, 1 6 16, अराउंड 5 आ जाएगा ये, इंटू 10 का पावर 6 मीटर पर सेकेंड। ये आ गया स्पीड। समझ गया? स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन। स्पीड से रिलेटेड कुछ और चीजें भी कैलकुलेट हो सकती हैं। सपोज करो आपसे कहा गया डिटरमिन काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन in the second orbit of hydrogen atom। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया है 9 इंटू 10 का पावर -31 kg। ये इलेक्ट्रॉन का मास है। तो काइनेटिक एनर्जी ½ mv² होता है, ये तो सबको पता है ना। अरे पता है कि नहीं? काइनेटिक एनर्जी ½ mv² होता है ना। कहाँ गायब हो जाते हैं सब बच्चे भाई? ऐश्वर्या, गौरव, नेहा, न्यायमूर्ति, प्रांजलि, प्रथमेश, वेदांत, विशाल। तो मास आ गया, मास दे रखा है। तो काइनेटिक एनर्जी बताओ क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ½ mv², ½ mv²। अब आपको स्पीड निकालना आता है। v क्या होता है? a0 n²/z। हाइड्रोजन के लिए z 1 होगा, तो ये हो जाएगा सिंपली a0 n²। आपसे पूछा सेकेंड ऑर्बिट n = 2, n = 2, तो ये 4a0 हो जाएगा। अरे क्या लिख दिया मैंने? ये तो मैंने रेडियस लिख दिया। रुको, ये थोड़े होता है स्पीड, मैंने तो रेडियस का इक्वेशन लिख दिया। ये होता है v0 × z/n।
हाइड्रोजन के लिए Z1 N2 दे रखा है, तो ये हो जाएगा V0/2। तो यहाँ पे V स्क्वायर रखना है, तो क्या आ जाएगा 1/2 इंटू 9 इंटू 10 का पावर -31 इंटू V स्क्वायर। V स्क्वायर इज V0² 4। वैल्यू रखो, ये हो गया 9 इंटू 10 का पावर -31 डिवाइडेड बाय 8, 4 2 जा 8 इंटू V0 का स्क्वायर 2.18 इंटू 10 का पावर 6 का स्क्वायर। सो 2.18 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8, पावर को पहले देख लो, ये हो जाएगा 6 का पावर 12 और इधर है -31, तो -31 में 12 जाएगा तो कितना, 10 के 11 में 2 गया 9, ये हो जाएगा 10 का पावर -19 इंटू इधर आ जाएगा 2.18 का स्क्वायर, तो ये 4 से थोड़ा बड़ा होगा अपॉन 2, ये समवेयर अराउंड 5 आ जाएगा, अप्रॉक्सीमेटली 5 मैं लिख रहा हूँ, अप्रॉक्स 4.5 से ज़्यादा होगा। क्या नहीं समझा? ये तो बताओ, क्या नहीं समझा? केवल नहीं समझ में आया तो लिखने से क्या होगा, बताओ ना। और काइनेटिक एनर्जी ½ होता है, ये जानते हैं कि नहीं बच्चे? हाँ सर। ये तो जानते हो ना, काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन ½ होता है। अब यहाँ पे मास दे रखा है आपको, मास दे रखा है आपको, और सेकेंड ऑर्बिट में पूछा काइनेटिक एनर्जी, तो सेकेंड ऑर्बिट में स्पीड निकाल लेंगे। स्पीड का इक्वेशन क्या होता है, v = V0 Z/n, हाइड्रोजन एटम, Z = 1, n = 2, सो V0/2, ये आ गया v का वैल्यू, इसको उठा के मैंने इसमें रख दिया, तो क्या आ गया 12 mv², दिस स्क्वायर। अब आगे इसको सॉल्व करना, मल्टीप्लिकेशन करना, तो जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो नीचे आ जाएगा 4 2 जा 8, ऊपर है ये 9 इंटू 10 का पावर -31 इंटू V0 का स्क्वायर, ये V0 है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 6 का पावर 12 हो जाएगा, -31 + 12 19, इधर है 9 इंटू 4/8 अप्रॉक्सीमेटली, सो 9/2 से थोड़ा ज़्यादा। समझा क्या विशाल? अब समझ में आया? फिर बोलो, सब चुपचाप बैठा है, ठीक है। तो स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम रिलेट कर रहे हैं। अच्छा, सपोज करो एक क्वेश्चन है, इफ स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन second Bohr orbit of hydrogen atom is x meter per second, determine speed of electron in the fourth Bohr's orbit of Li2+। x के टर्म में आंसर देना है। हाइड्रोजन एटम के सेकेंड ऑर्बिट में स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन x है, तो लिथियम आयन के फोर्थ ऑर्बिट में जो स्पीड होगा x के टर्म में, वो क्या होगा?
अरे बताओ जल्दी से। स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन का एक्सप्रेशन क्या है बताओ। स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इज v नॉट z/n फॉर हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम के लिए सेकेंड बोर ऑर्बिट में स्पीड बताना है, तो v2 फॉर हाइड्रोजन एटम क्या हो जाएगा, v0 z1 n इज इक्वल टू 2, सो इट इज v0/2। ये हो गया स्पीड, और इसकी वैल्यू दे रखी है x। हाइड्रोजन एटम के सेकेंड बोर ऑर्बिट में स्पीड हो गया v0/2 जिसकी वैल्यू है x। तो आपसे पूछा है फोर्थ ऑर्बिट ऑफ हीलियम लिथियम फॉर Li2+, बताओ Vn nth ऑर्बिट में स्पीड क्या हो जाएगा, v0 z/n। v0 z का वैल्यू कितना, अरे बताओ 3, लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3, और फोर्थ ऑर्बिट में बताना है बाई 4, सो 3v0/4। अब यहाँ से v0 का वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, v0 इज 2x, यहाँ पे v0 क्या है 2x है, सब्सटीट्यूट करेंगे। अरे ऐश्वर्या ने आंसर बताया, आंसर नहीं, इसमें x के टर्म में आंसर बताना था ना बच्चे। तो v0 का वैल्यू यहाँ पे 2x रखो, तो ये आ जाएगा 3/4 इंटू v0 इज इक्वल टू 2x, सो 2 जा 4, सो इट इज 1.5x मीटर पर सेकेंड। ये है आंसर। सेकेंड ऑर्बिट में स्पीड दे रखा है x, तो पूछा फोर्थ ऑर्बिट में लिथियम आयन का स्पीड क्या होगा, तो ये निकाला, x के टर्म में इसको एक्सप्रेस कर दिया, v0 को x के टर्म में लिख दिया, v0 इज 2x। समझा नहीं समझा, एक और, if speed of an electron नहीं, ये आंसर मैंने पूछा ही नहीं था, तो करेक्ट और रॉन्ग होने का क्या प्रश्न है। ये ऐश्वर्या पूछ रही है कि मेरा आंसर सही है कि नहीं। हाँ, 1.5 इंटू 10⁻⁶ रॉन्ग है ये। 1.5x, x का वैल्यू 10⁻⁶ नहीं होता ना, इसको 2x का वैल्यू रखोगे 2.18 इंटू 10⁻⁶ मल्टीप्लाई होगा ना। इफ स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द nth Bohr orbit of beryllium +3 is x, determine speed of electron in n/2th orbit of हाइड्रोजन एटम। अगर बेरिलियम के nth ऑर्बिट में स्पीड x है, तो हाइड्रोजन के n/2th ऑर्बिट में स्पीड क्या होगा, x के टर्म में फिर से आंसर करना है।
कुछ हुआ? तो बताओ कुछ हुआ क्या? बताओ जल्दी से। सब सो गया क्या? यहाँ देखो, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth बोर ऑर्बिट ऑफ बेरिलियम फॉर बेरिलियम स्पीड मान लो Vn है nth ऑर्बिट में, क्या ये हो जाएगा? V0 इंटू Z अपॉन N। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर होता है 4, तो V0 इंटू 4 अपॉन N, और इसकी वैल्यू दी गई है X। तो आपसे पूछा गया है कि हाइड्रोजन एटम के n/2th ऑर्बिट में क्या होगा। अब यहाँ देखो, फॉर हाइड्रोजन एटम Vn क्या हो जाएगा? V0 इंटू Z अपॉन N की वैल्यू इस बार n/2 लेना है, और बताओ लेना है कि नहीं? यस सर। हाइड्रोजन एटम के ऑर्बिट नंबर क्या है? हाफ ऑफ दैट ऑफ बेरिलियम। तो ये क्या हो जाएगा? Z तो 1 है हाइड्रोजन का, तो ऊपर तो 1 ही है, तो ये हो गया V0 इंटू 2/n। है या नहीं? अब ऊपर से V0/n का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। यहाँ पे देखो, अगर इसमें देखो तो ये V0 अपॉन n, V0 अपॉन n क्या है? x/4। चेक करना है क्या? अरे है, हे भगवान। V0 अपॉन n एज, ये नीचे ले जाओ x/4, V0 अपॉन n इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो V0 अपॉन n इज x अपॉन 4 इंटू 2, ये हो गया 2, सो इट इज x/2। अगर बेरिलियम के nth ऑर्बिट में स्पीड x है, तो हाइड्रोजन के n/2th ऑर्बिट में स्पीड x/2 होगा। तो इस तरह से हम स्पीड सॉल्व करते हैं। गुड। ऐश्वर्या ने x/2 सॉल्व किया, न्यायमूर्ति ने V0 के टर्म में सॉल्व कर दिया। नहीं, V0 के टर्म में नहीं ना, x के टर्म में बताना था ना बच्चे, x के टर्म में बताना था, x/2। तो इस तरह से हमने स्पीड सॉल्व किया। अब इसके बाद आता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी frequency of electron in a stationary orbit. Frequency of electron in a stationary orbit. किसी स्टेशनरी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है? सबसे पहले तो ये समझो, फ्रीक्वेंसी समझना जरा पॉइंट को। यहाँ है न्यूक्लियस, और ये एक हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं स्टेशनरी ऑर्बिट जिसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहा है।
तो किसी स्टेशनरी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या हुआ बच्चे कि 1 सेकेंड में कितना राउंड लगाता है। समझा क्या? नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस मेड बाय इलेक्ट्रॉन इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो फ्रीक्वेंसी is number of revolution made by an electron in 1 second. अब इसकी एक डेरिवेशन होती है, समझने की कोशिश करना। If v is speed of electron, then it is distance traveled in 1 second. स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। अगर इलेक्ट्रॉन का स्पीड v है तो 1 सेकेंड में इलेक्ट्रॉन कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? v मीटर। और करेगा कि नहीं? एक राउंड में कितना डिस्टेंस होगा? सरकमफेरेंस। डिस्टेंस इन 1 राउंड, बताओ कितना होगा सरकमफेरेंस? एक राउंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल होगा? तो सर्किल के सरकमफेरेंस के बराबर। एक राउंड में इतना डिस्टेंस, है या नहीं? एक राउंड में इतना डिस्टेंस, तो ये बताओ कि नंबर ऑफ राउंड 1 सेकेंड में v/2πr होगा? अरे होगा कि नहीं? अगर एक राउंड में इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया, देयरफॉर डिस्टेंस इन से n राउंड इज इक्वल टू 2πr इंटू n। और अगर ये n राउंड 1 सेकेंड में लगा तो 1 सेकेंड में डिस्टेंस v ही तो है। एक राउंड में 2πr, तो 10 राउंड में 2πr इंटू 10, तो n राउंड में 2πr इंटू n। 1 सेकेंड में अगर n चक्कर लगाता है तो n चक्कर में टोटल डिस्टेंस कितना होगा? 2πr इंटू n। और 1 सेकेंड में डिस्टेंस कितना कवर करता है? v। तो 2πr इंटू नंबर ऑफ राउंड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 सेकेंड, एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 सेकेंड इज v। तो यहाँ से नंबर ऑफ राउंड, जिसको कि हम फ्रीक्वेंसी कह रहे हैं, इसको f से भी डिनोट करते हैं। ये क्या हो जाएगा? v/2πr हो जाएगा। सो फ्रीक्वेंसी इज नंबर ऑफ राउंड इन 1 सेकेंड एंड इट इज स्पीड डिवाइडेड बाय सरकमफेरेंस। तो आज यहाँ पे मैं छोड़ रहा हूँ, इसको थोड़ा मैं और मॉडिफाई करूँगा अगले क्लास में, और उसके बाद इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स होंगे। तो ज़रा इन सबको पढ़ना शुरू कर दो बच्चे। आपको जो मैंने असाइनमेंट दिया है बड़े डिटेल में ये सब कुछ उसमें लिखा हुआ है, तो अगर उसको एक बार साथ में रीड करोगे तो पैरेलल में दिख रहा होगा कि आज सर ने क्या पढ़ाया, ये इसमें कैसे लिखा हुआ, उस पर कुछ प्रॉब्लम सॉल्व किए हुए हैं, एग्जाम्पल्स हैं, उसको देखेंगे और सीखने की कोशिश करेंगे। ठीक? सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। सी यू ऑन मंडे। कॉल है।